यही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। मनी सेंट्रल के नए संस्करण में, ताज़ा संस्करण में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की मनी सेंट्रल की वो कौन सी खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं सर? मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। हम आज स्टार्टअप की दुनिया में हो रहे सबसे बड़े घटनाक्रम पर आपसे बात करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स का लीमन मूवमेंट आ गया है। लीमन मूवमेंट यानी जिस तरह से लीमन बैंक डूबा था, कुछ उस तरीके के घटनाक्रम हमें स्टार्टअप सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं निवेश के दृष्टि से। ऐसा क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा बड़ा स्टार्टअप इन्वेस्टर है जो दुनिया भर के स्टार्टअप उद्यमियों की या मालिकों की या निवेशकों को पसीने छुड़ा रहा है? हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इसके तार आप भारत में स्टार्टअप में नौकरियों में छटनी से भी जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि खरीफ की फसल को लेकर जो चिंताएं थीं वो कुछ और ज़्यादा बढ़ी हैं। उनमें क्या हो रहा है खरीफ की फसल को लेकर, खासतौर से दो प्रमुख फसलों को लेकर, धान और दाल को लेकर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जिन्हें शुभम से जानते हैं। तो आज के मनी सेंट्रल में कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, ये जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी अब दालों की महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार। कस्टम विभाग क्यों जुटा रहा हवाई यात्रियों की जानकारी। निवेशक क्यों घटा रहे एसआईपी में निवेश। जी हाँ, ताज़ा आंकड़े इसका संकेत दे रहे हैं। सॉफ्ट बैंक के भीतर चल क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। एलन मस्क ने क्यों बेचे टेस्ला के शेयर और चीन की महंगाई कितनी बड़ी चिंता। चीन में महंगाई 2 साल की ऊंचाई पर लगभग पहुंच गई है। ये कितनी बड़ी चिंता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, इस पर भी आज के मनी सेंट्रल में चर्चा होगी। लेकिन खबरों पर चर्चा शुरू करें इससे पहले रोज की तरह आपको आज एक खास शो के बारे में बताता हूं। मैं आज के जिस शो के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, शो का नाम है मकान दुकान। इसके प्रोड्यूसर हैं पवन पांडे। पवन जी ने इस हफ्ते जो मकान दुकान आपके लिए बनाया है वो पिछले हफ्तों से बने मकान दुकान से काफ़ी अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि अब तक वो आपको मकान या दुकान कैसे बनवाएं, कैसे खरीदें, कैसे किराए पे लें, क्या करें क्या ना करें, ये सब बता देते। लेकिन इस हफ्ते ये शो खास है। इस हफ्ते ये शो इसलिए खास है क्योंकि पवन पांडे आपको ये बता रहे हैं कि आप मकान या घर या दुकान खरीदें ना खरीदें, स्टॉक्स जरूर खरीदें। और वो ऐसे स्टॉक्स खरीदें जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के हैं। कंपनियां तो बहुत सारी हैं, कौन से खरीदें? विपुल ने ये शो आपके लिए किया है और विपुल ने ये बात वीके नेगी जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ की है। और उन्होंने इस पूरे सेक्टर की उन चुनिंदा कंपनियों के नाम बताए हैं जहां पैसा लगा के आप अच्छा मुनाफा अश्योर कर सकते हैं। कौन से वो शेयर हैं, क्या है इस शो में खास, ये सब जानने के लिए आप मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और ज़रूर देखें। इस सेक्शन में हमारे ये कंटेंट आप देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है। मकान दुकान कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। इसको देखिए वो कौन सी कंपनियां हैं जो दांव लगाने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। खैर, पहली खबर अब शुरू करते हैं। देश में खाद्य महंगाई को लेकर चिंता फिर बढ़ने लगी है। गेहूं का स्टॉक घटने की वजह से आटा महंगा हो गया है, साथ में अब दालें भी जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। 1 अगस्त तक केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 266.45 लाख टन दर्ज किया गया, जो अगस्त की शुरुआत में 2008 के बाद अब तक का सबसे कम स्टॉक है। दालों की बात करें तो खरीफ दलहन की खेती पिछड़ने की वजह से तुअर और उड़द के भाव बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले 6 हफ्तों के दौरान दोनों दलहन का भाव करीब 15% बढ़ गया है। सर, गेहूं का कम स्टॉक, 15 साल में सबसे कम स्टॉक, चावल पर किस तरह असर डालेगा? गेहूं का कम स्टॉक शुभम करीब 26.6 मिलियन टन के आसपास है, जो कि रिकॉर्ड लो है। और गेहूं के कम स्टॉक का दबाव हमें पहले से समझ में आ रहा था, क्योंकि इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार जिस तरह से फसल का नुकसान खरीफ रबी के सीज़न में हुआ है, उसका असर हमें सीधे तौर पर गेहूं के स्टॉक्स में दिखाई देगा। और गेहूं का आउटपुट इस साल करीब पिछले साल से 3% कम रहा है। गेहूं की पैदावार जो कृषि मंत्रालय ने बताई थी उसका असर में दिखाई दे रहा। पर यहाँ दबाव चावल की कीमतों को लेकर है। राइस का स्टॉक भारत में करीब 27.9 मिलियन टन था 1 अगस्त 2022 को, जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ एफसीआई का। इसमें 13 मिलियन टन का वो राइस है जो अभी मिलर्स से सरकार के केंद्रीय बफर में आना है, जो राइस वो बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी बाजार में राइस की कीमतें कई बाजारों में एमएसपी से ऊपर निकल गई हैं।
और उसकी दो बड़ी वजह हैं कि पैडी के उत्पादन का ना ही केवल रकबा घटा है इस साल, बल्कि पैडी के उत्पादन में पिछले साल का स्तर मिलने की भी संभावना मुश्किल दिखाई दे रही। इस साल का जो लक्ष्य है वो तो अलग आगे की बात है, और इसलिए चावल की कमी भंडार के तौर पर ना होने के बाद भी बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने की पूरी संभावना है, और इसकी वजह से हमें स्टॉक्स में बाजार के अंदर जो प्राइवेट बायर्स हैं, जो निजी खरीदार हैं, उनकी तरफ से बाजार में इसकी तेज खरीद दिखाई दे रही है। अभी ये परिस्थिति क्या टर्न लेगी, क्या सरकार को बाजार में कीमतें थामने के लिए निर्यात को रोकना होगा, अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन गेहूं की कमी चावल से पूरी करने की जो संभावना थी उस पर असर पड़ा है, और दूसरी चीज़ ये कि जैसा हमने फिर कहा है इससे पहले भी कि सरकार की जो सस्ते अन्न देने की योजना, अनाज देने की योजना है, वो उसके लिए भी अब दबाव काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि चावल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। सर, चावल के बाद बात दाल पर। दाल की महंगाई भी अचानक बढ़ने लगी है। इस महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी, क्या तैयारी हो सकती है? खरीफ दाल के प्रोडक्शन में गिरावट और भी चुनौती है इस बार खरीफ के मौसम में। मेरे पास आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि खरीफ के प्रोडक्शन सीज़न का जो प्रोडक्शन टारगेट था वो करीब 105.5 लाख टन के आसपास था, और 140 लाख हेक्टेयर का खरीफ एरिया नॉर्मली दाल के दलहन की फसलों के अंडर में आता है। 5 अगस्त तक खरीफ के कवरेज का एरिया केवल 116 लाख हेक्टेयर रहा है, जो कि जो लक्ष्य से भी कम है और पिछले रिकॉर्ड से भी कम है। जो पिछले साल का का एरिया था वो 119 लाख हेक्टेयर था, उससे कम था। अगर ये मान भी लिया जाए कि आने वाले समय में अगले कुछ हफ्तों में मानसून की रिकवरी होती है, रिवाइवल होता है, और दालों की बुआई में कुछ बढ़ोतरी होती है, फिर भी जो 140 लाख टन के आसपास के हेक्टेयर एरिया में बुआई होनी है वो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, और इसलिए दाल के उत्पादन का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था और बाजार में जिस हिसाब से मांग और आपूर्ति की व्यवस्था तैयार हुई थी उस पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ी तुअर अरहर की दाल है जो करीब 39 लाख टन इस सीज़न में पैदा होती है, उसके क्रॉपिंग एरिया में 10% की गिरावट आई है। उड़द के क्रॉपिंग एरिया में करीब 2 लाख हेक्टेयर की कमी आई है 31 लाख हेक्टेयर पर, और यही दो दालें हैं जिनकी कीमतों में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है कि शायद भारत में आने वाले कुछ दिनों में दाल का आयात भी बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा और दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां दाल की फसलें अच्छी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की कीमतें कम भी हुई हैं उस आपूर्ति की वजह से। बिल्कुल, तो आयात बढ़ सकता है दाल का, यही एक रणनीति हो सकती है महंगाई को काबू करने के लिए। एयरलाइंस कंपनियों को हवाई जहाज से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी अब कस्टम विभाग के साथ साझा करनी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। इस जानकारी को 5 वर्षों तक स्टोर रखना होगा, और ज़रूरत पड़ने पर कस्टम विभाग इस जानकारी को रिस्क एनालिसिस करेगा। ज़रूरत पड़ने पर इस जानकारी को जांच एजेंसियों, सरकारी विभागों और दूसरे देशों की सरकारों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जानकारी क्यों इकट्ठी की जा रही है? शुभम, इससे पहले भी जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करता था तो वो अपना नाम, पता और बाकी चीज़ें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देता था। जब आप विदेश यात्रा करते हैं, चाहे भारत आ रहे हों या भारत से बाहर जा रहे हों, आमतौर पर वो सूचनाएं साझा की जाती थी कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। एक पुरानी व्यवस्था थी। अब पहली बार सरकार ने ये आदेश दिया है सारी एयरलाइंस को जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाती हैं और भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाहर से यात्रियों को लाती हैं, कि उन्हें अपने कर्मचारियों के जो PNR हैं, यानी उनका जो पैसेंजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, या उनके टिकट के डिटेल्स भी कस्टम विभाग को समय से देने होंगे। ऐसा करने वाले दुनिया में 60 देश हैं। भारत उन 60 देशों में अब शामिल हो गया। इससे पहले तक भारत केवल इमिग्रेशन के लेवल पर डेटा एक्सचेंज कस्टम के साथ करता था, लेकिन अब PNR की जानकारी भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स की कस्टम विभाग को, सीमा शुल्क विभाग को देनी होगी। और ये इस फैसले का या इस घोषणा की सबसे बड़ी वजह सोने की तस्करी बढ़ने का खतरा है। यह माना जा रहा है कि भारत में के हवाई अड्डों से सोने की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। चूँकि सोने के ऊपर आयात शुल्क बढ़ा है, इसलिए तस्करी बढ़ने का और ज़्यादा खतरा है। पिछले 6 साल में भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 983 करोड़ रुपए का 2774 किलोग्राम सोना सीज किया गया, जब्त किया गया, जबकि
सरकार की तरफ से सर्विलांस और सतर्कता की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। टोटल गोल्ड जो इंटरसेप्ट किया गया 2021-22 के दौरान अकेले, वो 585 किलोग्राम गोल्ड था, जो 263 करोड़ रुपए का है, जिसे स्मगलिंग के रास्ते से लाया गया था। तो इन सूचनाओं के जरिए कस्टम विभाग ये जानने की कोशिश करेगा कि सोने की आवाजाही कहाँ से हो रही, और आने वाले कुछ दिनों में सोने की तस्करी बढ़ने का रिस्क भी भारत में है, क्योंकि ड्यूटी बढ़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और एजेंसियां भी मान रही हैं कि भारत में सोने की तस्करी में अभी रोक लग पाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हाल में रिपोर्ट आई और उसके बाद जब उनके अधिकारियों ने बात की तो ये बात कही कि भारत में स्मगलिंग 33% तक बढ़ सकती है। जीवन बीमा कंपनी LIC को लेकर अब अच्छी खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो जुलाई के दौरान LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम में 142% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। साथ में जीवन बीमा कारोबार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 68.5% हो गई है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए हर 10 में से 7 पॉलिसी LIC की बिक रही हैं। जुलाई के दौरान LIC ने 29,117 करोड़ रुपए का न्यू बिजनेस प्रीमियम हासिल किया। इस दौरान पूरी जीवन बीमा इंडस्ट्री का न्यू बिजनेस प्रीमियम 39,078 करोड़ रुपए रहा है। सर, जीवन बीमा का कारोबार अगर आप देखें तो कुछ ही कंपनियों के हाथों में आपको लगता है कि समिटता दिख रहा है लगातार? हाँ, कोविड के बाद हमने शुभम भारत के बीमा कारोबार में अब जो एक किस्म का कंसोलिडेशन है वो दिखता है हमें, जिसमें LIC स्वाभाविक सी बात है कि सबसे बड़ी कंपनी और सबसे आगे, पर जो 3 कंपनियां हैं, जैसे शुभम ने आपको बताया कि 10 में से 7 पॉलिसीज LIC की बिकती हैं, जो बची हुई 3 पॉलिसी बेचने वाली वो भी 3 ही कंपनियां हैं। और उसी क्रम में दूसरी कंपनी दरअसल सरकारी बैंक है जिसका इंश्योरेंस वेंचर है SBI लाइफ, जिसका दूसरा हिस्सा है, तीसरी HDFC लाइफ है और चौथी ICICI प्रूडेंशियल है। कुल ये 3 और प्लस LIC 4 कंपनियां मिलकर बाजार में पूरी तरह से जीवन बीमा के कारोबार पर अब काबिज हैं। इसमें LIC सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। फ़र्क ये है कि हमें इस हिस्से के हिसाब से इनके न्यू प्रीमियम में इनको मिलने वाले नए कारोबार में, बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई देती है। SBI लाइफ के आंकड़े हम देख रहे थे करीब से कि SBI लाइफ ने अभी भी अपना 7% का मार्केट शेयर बाजार में बरकरार रखा है। हालांकि जून की तुलना में ये नीचे गिरा है, 7% से नीचे नहीं गया। SBI ने अपनी टोटल प्रीमियम इनकम में करीब 54% की बढ़ोतरी दर्ज की है। HDFC लाइफ का हिस्सा करीब 6% है और ICICI प्रूडेंशियल का हिस्सा बाजार में केवल 4% है। बिल्कुल, और इस खबर के बाद LIC का शेयर आज हल्की बढ़त के साथ 682 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। हालांकि ये अभी भी अपने 52 वीक हाई 920 रुपये से काफ़ी नीचे हैं। SBI के स्टॉक्स में हमको आज उतना मूवमेंट नहीं दिखाई दिया इस आंकड़े के बाद। SBI लाइफ का जो स्टॉक था वो उस तरह से नहीं चला। बिल्कुल, वहाँ 2 रुपये की बढ़त के साथ 1272 रुपये के स्तर पर SBI लाइफ का शेयर काम कर रहा है। अब वक्त हो चला है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट आज इस बात पर है कि FIIs लंबी बिकवाली के बाद भारतीय बाजारों पर कुछ मेहरबान हुए। उन्होंने लेकिन जब खरीदारी शुरू की तो रिटेल निवेशक जो अब तक बाजार को थामे थे वो पीठ दिखा गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट को। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लौटे तो घरेलू छोटे निवेशक पीठ दिखाने लगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी के आंकड़े तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। बीते महीने जुलाई के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के निवेश में 42% की भारी गिरावट आई है। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार में 8,898 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि जून के दौरान ये निवेश 15,497 करोड़ रुपए का था। ये निवेश ऐसे समय में घटा है जब एक महीने में म्यूचुअल फंड SIP खाते 7 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं और म्यूचुअल फंड फोलियो 9 लाख बढ़ गए हैं। यानी पैसा लगाने वाले तो बढ़ गए, लेकिन उनकी तरफ से निवेश कम हो गया। बाजार के जानकार घरेलू निवेशकों के घटे निवेश की वजह बाजार की तेजी से मुनाफा वसूली को मान रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल MC के चीफ बिजनेस ऑफिसर अखिल चतुर्वेदी का कहना है कि जुलाई के दौरान शेयर बाजार में आई रिकवरी के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने कुछ मुनाफा वसूली की है, जिस वजह से जून के मुकाबले जुलाई के दौरान निवेश घटा है। अखिल का मानना है कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बढ़ने की स्थिति में घरेलू निवेशकों का भरोसा भी बढ़ सकता है। राहत की बात यह है कि विदेशी निवेशकों का ट्रेंड अब बदलने लगा है। जून में विदेशी निवेशकों ने
50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे थे। जुलाई में एफआईएस की ओर से करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है और अगस्त में भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीद चुके हैं। इसी खरीद के चलते बाजार में प्रमुख सूचकांक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन यानी एमफी के मुख्य कार्यकारी एनएस वेंकटेश का मानना है कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड निवेश बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों का पसंदीदा माध्यम है और हर महीने इसमें एसआईपी के जरिए 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और हर महीने इसमें एसआईपी के जरिए 12,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 6 लाख करोड़ रुपए का AUM इसकी पुष्टि भी करता है और संभावना भी यही है कि घरेलू निवेशकों का निवेश आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर एक आया तो दूसरा चल दिया, एफआईज आया तो अब डीआईज नहीं है, ऐसा क्यों? इस खास रिपोर्ट में हमने विस्तार से बताया है कि भारतीय बाजार में दो निवेशकों के व्यवहार कैसे अलग हो रहे हैं। तो पहले एफआईज ने ऊंची कीमत पर बिकवाली की और वो निकल गए। उसके बाद जब बाजार गिरता दिखाई दिया तो जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अब बाजार से निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है। दबाव निवेश पर वैसे ही है और आमतौर पर भारत में इक्विटी फंड्स में फ्लो में भी कमी आई है। लेकिन विदेशी निवेशकों का व्यवहार भी अभी उतना सेक्युलर ढंग से आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं विदेशी निवेशकों और घरेलू निवेशकों के आंकड़े को इस रिपोर्ट की रोशनी में समझने की कोशिश कर रहा था शुभम, तो ऐसा पता चला कि दिखता है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार में थोक में बड़ी बिकवाली तो बंद हुई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं भारत में जहां से आप ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं उसमें बीएफएसआई सेक्टर में बैंक में एफआईज की बिकवाली 6 तिमाही के रिकॉर्ड स्तर पर है। खासतौर पर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में एफआईज ने अपना निवेश या अपना वेटेज ऑयल एंड गैस में, ऑटो में बढ़ाया है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट बताती है। फॉरेन जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अप्रैल जून के क्वार्टर में अपना वेटेज ऑयल एंड गैस में खास तौर पर महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाया है। ये शायद आने वाले समय में तेल कंपनियों को लेकर जो बदलती संभावना है और उनके लिए आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसको लेकर ध्यान में रखकर किया गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी ऑटोमोबाइल्स, ऑयल गैस में अपना वेट बढ़ाया है, यानी यहाँ दोनों एक साथ हमें चलते दिखाई दे रहे हैं। 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। उन्होंने हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कंज्यूमर यूटिलिटीज़ और कैपिटल गुड्स में भी अपने निवेश को बढ़ाया है। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा। भारत में कई स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के खराब तिमाही नतीजों का असर देश में यूनिकॉर्न बन चुके कई स्टार्टअप पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सॉफ्टबैंक की तरफ से स्टार्टअप्स में किए गए निवेश को रिव्यू किया जाएगा। सोमवार को अपने निवेशकों के सामने कंपनी के नतीजे रखते हुए सॉफ्टबैंक के सीईओ ने कहा था कि दुनिया भर में कई स्टार्टअप में निवेश करते समय उनसे गलतियां हुई हैं। ये बात उन्होंने खुद स्वीकारी है। भारत में कई नामी स्टार्टअप में सॉफ्टबैंक का निवेश किया हुआ है। सर, सॉफ्टबैंक को नुकसान क्यों हुआ? जो नतीजों में दिखाया गया, सबसे बड़े नुकसान की क्या वजह है? मासायोशी सन का जो इंटरव्यू आया और जिस तरह से बात आई उससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो स्टार्टअप की जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है उसका एक किस्म का ही लीमन मूवमेंट जैसा लग रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि हम आपको आगे बताएंगे कि सॉफ्टबैंक के निवेश में कमी, उसके खर्च में कमी और उसका ये बार बार कहना कि यूनिकॉर्न्स को अपने वैल्यूएशन कम करना कितना महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में मासायोशी सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप फंडिंग का पूरा तरीका बदल दिया था। वो दौर था जब $100 मिलियन की पर डे की फंडिंग सॉफ्टबैंक लेकर आया था और सॉफ्टबैंक ने पूरी दुनिया के हर देश में बड़े स्टार्टअप्स को पैसा दिया था। इस समय $2.4 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लगातार उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में गिरावट आ रही है, इसलिए $23 बिलियन का नुकसान सॉफ्टबैंक को हुआ है। और ये सॉफ्टबैंक की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा लॉस है जो सॉफ्टबैंक को झेलना पड़ा है। सॉफ्टबैंक को देखकर ही दुनिया में कई और भी कंपनियां, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से, कोरिया से और चाइना से ऐसी निकली थी, अलीबाबा जैसी कंपनियां, जिन्होंने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को पूंजी देनी शुरू की थी। जो घाटे वाले स्टार्टअप्स थे उन्हें पैसा लगाए थे और हमने एक नए किस्म की क्रांति देखी थी। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है ये डिप्रेसिंग है। सॉफ्टबैंक जो निवेश करता है उस निवेश का नाम विजन फंड है। सॉफ्टबैंक जिस फंड के जरिए निवेश करता है
और उसका इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में हम लगातार दुनिया के बाज़ारों में घटता हुआ देख रहे हैं इसी वजह से। और इस क्वार्टर में सॉफ्ट बैंक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, मतलब क्वार्टर 1 FY22 में, वो $0.6 बिलियन रह गया, जो पिछले साल के क्वार्टर में $20.6 बिलियन था। यानी इतनी तेज़ी से सॉफ्ट बैंक ने निवेश घटाया और उसका असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सर, इस संकट का असर पूरी दुनिया के स्टार्टअप जगत पर किस तरह पड़ेगा? पूरी दुनिया के स्टार्टअप जगत में लगभग हर देश में ऐसे स्टार्टअप्स फैले हुए हैं जिनमें विजन फंड का निवेश दिखाई दे रहा है, भारत के संदर्भ में और भारत के बाहर भी। और उन सब जगहों पर सॉफ्ट बैंक के सीईओ ने ये बार बार कहा है कि अब यूनिकॉर्न्स को अपने फंडिंग पैटर्न्स बदलने होंगे, उन्हें या तो अपने वैल्यूएशन कम करने होंगे या फिर उनके लिए फंडिंग की कमी पड़ने वाली है। भारत के लिए सर ये कितनी बड़ी चुनौती है? भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में जैसे हम अभी ध्यान से देखें तो भारत में पेटीएम ने सॉफ्ट बैंक के विजन फंड के नुकसान में $400 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। पेटीएम के कारण, अकेले सॉफ्ट बैंक के निवेश के कारण $407 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। डिलीवरी ने सॉफ्ट बैंक के लॉस में विजन फंड 1 में करीब $510 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है नुकसान में। पॉलिसी बाजार ने $384 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है सॉफ्ट बैंक के लॉस में। ये वो स्टार्टअप्स की बात हम कर रहे हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका जो सूचीबद्ध स्टार्टअप्स हैं जिनमें सॉफ्ट बैंक का निवेश है। इसके अलावा ब्लिंकिट है, कास्ट24 है, मीशो है, लेंसकार्ट है, जो बाकी भी स्टार्टअप्स हैं, यहाँ भी सॉफ्ट बैंक का निवेश है। और अब इसलिए इन स्टार्टअप्स को भी सॉफ्ट बैंक के इस बड़े नुकसान के कारण और खर्च में बड़ी कटौती के कारण इन्हें भी सॉफ्ट बैंक की पूंजी पूंजी कम मिलने की संभावना है। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली कि सॉफ्ट बैंक के साथ टाइगर ग्लोबल ने भी पिछले दिनों में भारत में अपने निवेश में कमी की है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक के साथ साथ अन्य भी स्टार्टअप्स निवेशक अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके निवेश के एक्सपोजर्स थोड़े सीमित हो सकें। सॉफ्ट बैंक की ये खबर और मनी सेंट्रल की ये चर्चा ट्रेलर है, झलक है। अगर आपको इसकी पूरी फिल्म देखनी है तो आप 2 हफ्ते पहले का इकोनॉमिकम देखिए। वहाँ हमने ये बताया है कि पूरी दुनिया में, अंशुमान जी ने ये बताया है कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप जगत में क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये टेक बबल जैसी है। इसका टाइटल है कहीं ये वो तो नहीं। आप एक इकोनॉमिकम में जाइए, इकोनॉमिकम की प्लेलिस्ट में दूसरा एपिसोड आपको यही मिलेगा। अभी 2 ही हफ्ते पहले की बात है और देखिए 2 हफ्ते बाद सॉफ्ट बैंक उस इकोनॉमिकम पर, उस खबर पर मोहर लगाता दिख रहा है। एक चीज़ और उसमें इंपॉर्टेंट है, टाइगर ग्लोबल का नंबर भी मैं ढूंढने की इस बीच में कोशिश कर रहा था कि भारत के में बड़े निवेशकों में जो भारत के स्टार्टअप्स के बड़े निवेशक हैं शुभम, उसमें टेंसेंट है, सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल है। टाइगर ग्लोबल के निवेश में भी इस साल की दूसरी तिमाही है, उसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। टेंसेंट के निवेश में भी गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि एक्टेस, वाबक, पिंकस, जितनी भी बड़े फर्म हैं जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं, वो अब सॉफ्ट बैंक के नतीजों से नसीहत लेके अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करेंगे। ट्विटर डील से पीछे हटने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार क्या वजह है? इस बार वजह है टेस्ला के 79 लाख से ज़्यादा शेयर बेचना, जिनकी कीमत $6.88 अरब है। मंगलवार को कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई। मस्क ने टेस्ला के शेयरों में ये बिकवाली 5 से 9 अगस्त के दौरान की है। इसी साल एलन मस्क ने कहा था कि अप्रैल के बाद वे टेस्ला का एक भी शेयर नहीं बेचेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेयरों की बिकवाली की है। सर, क्यों बेचने पड़े ये शेयर एलन मस्क को? ये किस्सा भी उसी घटनाक्रम से जुड़ता है जिस पर अभी शुभम ने आपसे बताया कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते इकोनॉमिकम में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि भारत के दुनिया के टेक स्टॉक्स में क्या हो रहा है। और एलन मस्क की बिकवाली से बाजार में काफ़ी अफरा तफरी है और बेचैनी भी है। यहाँ में बताते चलें कि सॉफ्ट बैंक ने उबर में अपनी पूरी स्टेक्स बेच दी थी अभी, और उसके बाद भी उनको इतना नुकसान हुआ। एलन मस्क ने अपने ट्विटर संवाद में लोगों के सवालों के जवाब में ये कहा है कि वो ये बिकवाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अगर ट्विटर की डील को में पार्टिसिपेट करना पड़ा या उनको खरीदना पड़ा या अदालत का आदेश आया तो उनके पास पैसा होना चाहिए। $6.9 बिलियन की बिकवाली है और करीब $32 बिलियन की अब तक बिकवाली वो अप्रैल से अभी तक टेस्ला के स्टॉक्स में कर चुके हैं। ये बात भी उन्होंने ट्विटर में एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में कही कि अगर ये ट्विटर की डील नहीं आगे जाती है तो वो क्या दोबारा अपने शेयर खरीदेंगे? उन्होंने कहा हाँ खरीदेंगे। लेकिन
टेस्ला जो कि ईवी स्टार्टअप क्रांति का सबसे आगे फ्लैग बेयर है, जो झंडा बरदार है, वो लेकर चल रहा है। और अगर एलन मस्क इसमें बिकवाली कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं उनके पूरे बिजनेस प्लान की संभावनाओं पर निगेटिव असर पड़ता है। दो वजहों से कि एक तो ट्विटर की बोली में जाकर वो फंस गए हैं और वहाँ पर उन्हें अगर वो उससे बाहर निकलते हैं तो भी उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा, टेस्ला का ये सेल ऑफ पूरी दुनिया में ईवी इंडस्ट्री की संभावनाओं को लेकर, सेंटिमेंट को लेकर उस पर भारी पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है। हम पिछले साल अक्टूबर के बाद से लगातार ईवी कंपनियों में, इंटरनेट कंपनियों में, शेयर बाजार में लिस्टेड स्टार्टअप्स में बिकवाली देख रहे हैं। नैस्डैक के सूचकांक में एक बार रिकॉर्ड गिरावट आई और सबसे तेज गिरावट आई है, वो भी हमने अभी हाल में ही देखा है। जुलाई के दौरान चीन में महंगाई ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पोर्क की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई दर 2.7% तक पहुंच गई है, जो 2020 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। जुलाई के दौरान चीन में पोर्क की महंगाई 20% से ज़्यादा बढ़ी और अगर तुलना जून से की जाए तो कीमतों में 25% से ज़्यादा का उछाल आया है। चीन में महंगाई बढ़ने की वजह से बुधवार को कई एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली और आशंका बढ़ गई है कि चीन भी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। सर, चीन की महंगाई दर कितनी बड़ी चिंता का विषय है दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए? चीन अभी ब्याज दर बढ़ाएगा इसकी संभावना हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखें जो हमारे पास आया है, चीन की फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, वो 17 महीने के लोएस्ट लेवल पर है। यानी चीन में जो फैक्ट्री से उत्पादन होकर निकल रहा है उसे अगर आप भारत के थोक मूल्य सूचकांक से उसकी तुलना करें तो चीन का थोक मूल्य सूचकांक 17 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए अभी इस बात की संभावना और गुंजाइश कम दिखाई देती है कि चाइना का सेंट्रल बैंक तुरंत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। हाँ, चीन में जो अभी खुदरा मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है वो कुछ खास खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में कमी के कारण दिख रही है। तो ये आंकड़ा आगे तक हमें कुछ समय 1-2 महीने बाद हमें ये स्पष्ट होगा कि क्या चीन में वास्तव में महंगाई की दर, खुदरा महंगाई की दर बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता है और चीन को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है तो फिर दुनिया में निवेश के बाजारों के फार्मूले नए सिरे से बदलेंगे। हालांकि चीन एक किस्म का आउटलायर है। चीन ने पिछले दिनों में जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी हैं तो चीन ने अपने ब्याज दरों में कमी की और कटौती की, और चीन की अर्थव्यवस्था पूरी जद्दोजहद के साथ इसमें लगी हुई है कि किसी तरह 5.5% की विकास दर का जो लक्ष्य इस साल का है वो हासिल कर लिया जाए। और अगर चीन 5.5% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो दुनिया को मंदी के गर्त में पहुंचने से बचने में मदद मिलेगी, क्योंकि चीन की डिमांड ही है, वो प्रमुख डिमांड है जो दुनिया के कई सारे बाजारों को और ख़ासतौर से जो मिनरल्स इकोनॉमीज़ हैं उन्हें अपनी मांग बढ़ाने में मदद करेगी। तो चीन की अर्थव्यवस्था में जो हमें उतार चढ़ाव दिख रहे हैं अलग अलग आंकड़ों में, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। चीन के बाद बांग्लादेश में भी महंगाई की चुनौती बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश की सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश में डीजल की कीमतों में 34% और पेट्रोल की कीमतों में 44% प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सर, बांग्लादेश में इस बढ़ोतरी की क्या वजह है? बांग्लादेश में 2-3 वजह हैं। बांग्लादेश पर हम पहले चर्चा करते रहे, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल 5 महीने के आयात के बराबर बचा है। करीब $39.67 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बांग्लादेश का 3 अगस्त को था। ये 5 महीने का जो निर्यात है उसे कवर करने के लिए पर्याप्त है। बांग्लादेश ने IMF से मदद की अपील भी की। हालांकि बांग्लादेश में के पास अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म नहीं हुआ है, श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बदले बांग्लादेश ने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण उन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ानी शुरू की हैं जिन पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा जाती है, आयात किया जाता है। हमने हाल में देखा कि LNG पर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इम्पोर्ट्स पर सख्ती की बांग्लादेश की सरकार ने बिजली के लिए, और डीजल से चलने वाले बिजली घर बंद कर दिए गए बांग्लादेश में, क्योंकि डीजल की डिमांड में कमी की जा सके। तो कीमतों में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी है ये दरअसल पेट्रोल डीजल की मांग को सीमित करने की कोशिश है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार का बाहर जाना या उसमें कमी या उसका जो आउटफ्लो है उसे रोका जा सके। और इसका असर हमें बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर पर दिखाई देगा। और इसलिए बांग्लादेश में भले ही विदेशी मुद्रा का संकट नहीं आया, पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ये महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी और बिजली की कटौती बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है गारमेंट एक्सपोर्ट की और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, उसे बुरी तरह प्रभावित करेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बांग्लादेश का संकट भी गहराता जा रहा है।
आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी शुक्रवार को शाम 7 बजे। कल रक्षाबंधन का अवकाश है तो कल मनी सेंट्रल नहीं आएगा। अगली मुलाकात आपसे शुक्रवार को शाम 7 बजे होगी। लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले आपको मनी 9 के एक और खास कार्यक्रम के बारे में बताएंगे अंशुमान जी। हाँ, जैसा हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत और अंत में मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध एक्सक्लूसिव शोज़ के बारे में बताते हैं, तो इस बार आज आपने अगर अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, और अगर आप मनी 9 के ऐप पर हैं तो जाकर देखिए कि कोल इंडिया के स्टॉक में क्या हो रहा है। कोल इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा कोयला प्रोड्यूसर है, वो इस साल भारत के लिए सबसे बड़े कोयला इंपोर्टर में बदल गया। उसने भारत में कोयले के आयात का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया। उस कोल इंडिया के स्टॉक्स में क्या हलचल दिखाई दे रही है, आप इसे देख पाएंगे हमारे शो 80-90 पूरे 100 में, जिसमें सिर्फ कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में नहीं, शेयर बाजार में चल रही सारे घटनाक्रमों को आप कैसे समझें, आपकी बचत, आपके निवेश पर क्या असर पड़ता है, म्यूचुअल फंड में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर आपकी बचत और आपकी निवेश कैसे प्रभावित हो रही है, और इसके साथ विशेषज्ञों की बात और 1-2 महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको सही वित्तीय फैसले लेने के लिए तैयार करती हैं, वो सारी जानकारियों से लैस 80-90 पूरे 100 मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है। इसे देखें तो आपको अपने वित्तीय फैसले लेने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, मनी 9 का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो अब तक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। का तमाम ये कमोद लाल है, कैसा ही रंगो